हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमी ऑर्गेनिक्स के स्टॉक के बारे में। ये हमारे केमिकल स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ का 8th वीडियो है। अगर आपने हमारा केमिकल स्टॉक्स का एनालिसिस नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हम रिकमेंड करेंगे कि आप सारे वीडियोस देख लीजिए। आपको पूरा केमिकल सेक्टर के बारे में बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और आप बेहतर डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो कौन से स्टॉक में करना चाहिए। हम हमारे चैनल में बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का आईपीओज का एनालिसिस करते हैं और हम जितना आसान भाषा में एनालिसिस करके आपको बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप में से बहुत सारे लोग हमारा वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, कर लीजिए, फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहले हम लोग देख लेते हैं कि एमी ऑर्गेनिक्स का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स का। ये कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिनको हम शॉर्ट में एपीआई बोलते हैं, वो मैन्युफैक्चर करती है फॉर न्यू केमिकल एंटिटीज एंड एग्रोकेमिकल्स एंड फाइन केमिकल्स के लिए मटेरियल्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के पास 450 से ज़्यादा फार्मा इंटरमीडिएट्स है अक्रॉस 17 की थेरेप्यूटिक एरियाज, और ये कंपनी इंडिया में 450 से ज़्यादा कस्टमर्स को सप्लाई करती है एंड ओवरसीज़ में 50 कंट्रीज़ में सप्लाई करती है। अगर हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखें तो फार्मा इंटरमीडिएट से इनका 77% बिजनेस आता है और स्पेशलिटी केमिकल से 18% बिजनेस आता है। स्पेशलिटी केमिकल्स में ये मेनली पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर जैसे इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अलावा ये कंपनी कस्टम मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। जैसे मान लीजिए आपका कोई कंपनी है और आप अपना कस्टम कोई फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट या स्पेशलिटी केमिकल बनाना चाहते हैं तो ये कंपनी आपके लिए बना के देती है। अगर हम कंपनी का मार्केट शेयर देखें तो एपीआई सेगमेंट के इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इस कंपनी का 50 से 90% तक शेयर है ग्लोबल मार्केट में। और इस कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है गुजरात में, जो कि सचिन, अंकलेश्वर और जगाड़िया में है। इस कंपनी के कस्टमर्स मेनली यूएसए, चाइना, इजराइल, जापान और लैटिन अमेरिका में है। और एक्सपोर्ट से इस कंपनी का टोटल 58% रेवेन्यू आता है। तो ये मेनली एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, लाइक मेनी अदर केमिकल कंपनीज। अगर हम कंपनी का क्लाइंटेल देखें तो लॉरस लैब, कैडिला हेल्थ केयर, सिप्ला लिमिटेड, फैब्रिका इटालियाना, कोरिको, मेडिकम एसे और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ बड़े कंपनीज का नाम देख सकते हैं इनके क्लाइंट्स में। इनके क्लाइंट में से 13 मेजर कस्टमर्स इनके साथ 10 साल से भी ज़्यादा टाइम से जुड़े हुए हैं और 50 कस्टमर्स पास्ट 5 ईयर से जुड़े हुए हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में टॉप 10 क्लाइंट से इनका 54% रेवेन्यू आया था। अगर हम एक्सपांशन का बात करें तो कंपनी का अभी 190 करोड़ का केपेक्स प्लान है। तो ओवरऑल हमको कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा लगा। कंपनी का मोट यानी कि एंट्री बैरियर कुछ कुछ एरियाज में स्ट्रांग लग रहा है। अभी हम देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है। तो मार्केट कैप है 3900 करोड़ के आसपास। स्टॉक प्राइस चल रहा है 1066। स्टॉक पी है 55.2, ROCE है 20.6%, ROE है 15%, डेट टू इक्विटी है 0.16% एंड PEG रेशियो है 1.56। PEG रेशियो के हिसाब से कंपनी थोड़ा ओवर वैल्यूड है। डेट कंपनी में ना के बराबर है। ROE और ROCE ये दोनों हमको ज़्यादा खास नहीं लगा। हम ऑलरेडी केमिकल सेक्टर में ही बहुत सारे स्टॉक्स देख चुके हैं जिनका ROE ROCE काफ़ी इंप्रेसिव है। इसके लिए आप हमारा केमिकल स्टॉक्स का प्लेलिस्ट पूरा देखिए, आपको समझ आ जाएगा। और इसके अलावा स्टॉक पी भी हमको थोड़ा हायर साइड पे लग रहा है। अभी नेक्स्ट अगर हम कंपनी का ईपीएस ग्रोथ देखें तो 3 साल में ईपीएस ग्रोथ -4.89% है, 5 साल में -28.5% है, सेल्स ग्रोथ 3 साल में 37% है एंड 5 साल में 26.8% है। तो सेल्स ग्रोथ तो कंपनी का अच्छा है पर ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 20.1% है, जो कि ठीक ठाक है। कंपनी का मीडियन पी है 52, मतलब ये कंपनी अभी अपने मीडियन पी के आसपास ही चल रही है, थोड़ा सा ऊपर चल रही है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो हमको कंपनी के सेल्स में ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है और ये हमको थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि जब से केमिकल सेक्टर डाउन है तब से जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड केमिकल स्टॉक्स है ना, उन सब का रेवेन्यू डाउन है। पर इस कंपनी का रेवेन्यू डाउन नहीं गया है, उल्टा बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे दिसंबर 2022 में सेल्स था 152 करोड़, वही दिसंबर 2023 में हो गया है 166 करोड़। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए।
पर कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस जो है वो बहुत ही फ्लक्चुएट करता है। सितंबर 23 क्वार्टर में तो एकदम माइनस में आ गया था। अभी अगर हम कंपनी का ईयरली रिजल्ट देखें तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, पर नेट प्रॉफिट और ईपीएस करंट फाइनेंशियल ईयर में बहुत ही नीचे आ चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जहाँ पे नेट प्रॉफिट था 83 करोड़, वो अभी चल रहा है 50 करोड़, और ईपीएस जो था 22.86 वो करंट फाइनेंशियल ईयर में चल रहा है 12.30। अगर हम कंपनी का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 5 साल में सेल्स ग्रोथ 27% है, प्रॉफिट ग्रोथ 35% है, 3 साल में सेल्स ग्रोथ 37% है, प्रॉफिट ग्रोथ 44% है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ 18% है, प्रॉफिट ग्रोथ -8% है, एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर 19% है। तो कंपनी को लिस्ट हुए अभी 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है स्टॉक प्राइस का, पर ओवरऑल सेल्स ग्रोथ कंपनी में अच्छा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो करेंटली प्रमोटर का स्टेक है 39.91%। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अपना 1% के करीब स्टेक बढ़ाया है। एफआईआईज कंटिन्यूसली स्टॉक में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और करंटली इनका स्टेक है 11.66%। डीआईआईज भी कंटिन्यूसली अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और करंटली उनका स्टेक है 7.58%। पब्लिक का स्टेक धीरे धीरे कम हो रहा है और करंटली पब्लिक का स्टेक है 40.85%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है वो लास्ट कुछ साल में धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो एफआईआईज एंड डीआईआईज को लग रहा है कि स्टॉक में ज़रूर कुछ खास बात है, तो इसीलिए ये लोग अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। पब्लिक का स्टेक धीरे धीरे घट रहा है, पर फिर भी 40% का स्टेक बहुत ही ज़्यादा है। अभी हम कंपनी का टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको एक पैटर्न दिखा जो है ये स्टॉक ऑलमोस्ट एक डब्ल्यू फॉर्म करने वाली ही थी, पर ये वीक में मार्केट थोड़ा नीचे आया, इसकी वजह से स्टॉक भी नीचे आ गया। अगर नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते में कंपनी ऊपर की तरफ जाती है तो फिर भी ये डब्ल्यू फॉर्म हो सकता है, और अगर ये डब्ल्यू फॉर्म हुआ तो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 1205 का और सेकंड टारगेट आएगा 1369 का। पर अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं घूमती है और कंटिन्यूसली नीचे जाती रहती है तो हमारा पहला सपोर्ट होगा 1006 का, जो कि इस वीक का लो है, और नेक्स्ट सपोर्ट होगा 863 का। पर अभी भी कोई भी चार्ट पैटर्न कंफर्म नहीं है। अगर इस स्टॉक में हमको किसी भी तरफ मूवमेंट देखने के लिए मिलता है और कोई टारगेट देखने के लिए मिलता है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी अगर हम फंड हाउसेस का रिपोर्ट देखें तो करंटली हमको 2 रिपोर्ट एक्टिव देखने के लिए मिल रहे हैं। एक है केआर चौकसी की तरफ से जिनका टारगेट है 1200 का, और दूसरा है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से जिनका टारगेट है 1201 का। मतलब दोनों का टारगेट ऑलमोस्ट सेम है। इनका मानना है कंपनी यहाँ से 12.6% के आसपास ऊपर जा सकती है, और ये जो टारगेट है ये हमारे डब्ल्यू के फर्स्ट टारगेट के बहुत ही करीब है। तो अभी अगर हम कंक्लूजन पे आए तो ये स्टॉक का जो बिजनेस मॉडल है वो हमको पसंद आया। फंडामेंटल जो है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगा। सेल्स ग्रोथ तो अच्छा है, पर कंपनी का आरओई बहुत अच्छा नहीं है। पीजी रेशियो के हिसाब से कंपनी थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रही है। स्टॉक पी भी थोड़ा हायर साइड में है। तो ओवरऑल कंपनी का जो अभी वैल्यूएशन है वो हमको उतना ज़्यादा कंफर्टेबल या अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। एंड अगर अभी हम मुद्दे पे आए कि ये स्टॉक हमको लेना चाहिए कि नहीं, तो हम हमारा एग्जांपल देके बोलेंगे कि अगर हमारे पास ये स्टॉक अभी नहीं होता तो करंट सिचुएशन में हम इसको बाय नहीं करते। हम इस कंपनी को थोड़ा फॉलो करते, इसको देखते, और जब वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव होता तब लेने के बारे में सोचते। पर अगर ये स्टॉक हमारे पास होता एंड डजेंट मैटर हम प्रॉफिट में होते कि लॉस में होते, हम इस स्टॉक को होल्ड करते, क्योंकि स्टॉक का बिजनेस मॉडल जो है वो अच्छा है, और अगर हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू है तो शायद ये कंपनी अच्छा कर सकती है। तो अगर हमारे पास ये कंपनी होती तो हम इसको हड़बड़ी में नहीं बेचते, हम थोड़ा होल्ड करते और वॉच करते रहते कंपनी को, क्योंकि ये कंपनी किसी भी एंगल से ख़राब कंपनी नहीं है। बस इसका जो वैल्यूएशन है वो उतना भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। वैसे सब लोग सोचते हैं कि एमी ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, विनाती ऑर्गेनिक्स ये सब कंपिटिटर्स हैं और एक ही तरह का प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पर ये बात सच नहीं है। आप आई बटन पे क्लिक करके हमारा फाइन ऑर्गेनिक्स का वीडियो ज़रूर देखें। वहाँ पे आपको फाइन ऑर्गेनिक्स का जो पूरा फंडामेंटल है और बिजनेस मॉडल है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। और आप ये वाला आई बटन पे क्लिक करके हमारा विनाती ऑर्गेनिक्स का भी एनालिसिस पूरा देखें तो आपको वहाँ भी समझ आ जाएगा कि ये जो तीनों कंपनीज हैं इन तीनों का बिजनेस मॉडल पूरा अलग है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।